नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएनएम न्यूज स्टूडियो में। मैं हूं सपना। दिन भर की खबरें जाने उससे पहले विश्व में और देश में कोरोना की क्या परिस्थिति है वो जरा सा देख लें हम। विश्व भर में कोरोना के अब तक 4,47,00,000 मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 80 लाख के पार पहुंच गई है और गुजरात में 1,70,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। आइए अब रुक करते हैं शहर की खबरों की और नजर डालते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस पर। फतेहपुरा का शुक्रवारी बाजार अब तक बंद, सैकड़ों व्यापारी बेरोजगार। विधानसभा की सभी 8 बैठकें कांग्रेस की झोली में आएगी, गुजरात कांग्रेस प्रभारी ने किया दावा। और बिहार में हुआ पहले चरण का विधानसभा चुनाव, 5 बजे तक 52% वोटिंग। फतेहपुरा में लगने वाले शुक्रवारी बाजार को खोलने की अनुमति अब तक वडोदरा महानगर पालिका ने नहीं दी है, जिससे सैकड़ों लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। अनलॉक 5 में शहर के सभी तरह के व्यवसायों को अनुमति दे दी गई है, लेकिन अब तक फतेहपुरा इलाके में लगने वाले शुक्रवारी बाजार को शुरू नहीं किए जाने से यहां छोटे छोटे ठेले लगाने वाली महिलाओं ने नगर पालिका पहुंचकर मामले पर आवेदन दिया। विभिन्न चरणों में किए गए अनलॉक के तहत मॉल, मल्टीप्लेक्स तक खुल गए हैं, लेकिन गरीब व्यापारियों को अब तक रोजगार की छूट नहीं मिली है। दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में छोटे बड़े करीबन 250 व्यापारियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले महिलाओं ने वीएमसी कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए शुक्रवारी बाजार फिर से खोलने की मांग की। आमा अमारो धंधो बंद થઈ ગયો એના માટે આયા। કઈ જગ્યાએ ધંધો? આમાં ધંધો ભૂતરી ઝાપા કરે, સુકડોવાળી ભરાઈ છે, તો અમને લોકોને બેસવા નથી દેતા। આજ 8 મહિનાથી અમને મારે છે ને દોડાવે છે ને ભગાવે છે, અમને નામ નથી બેસવા દેતા। પોટલાય લૂંટી લે, અમારા છોકરી લોકોને ગાળો આપે, અમને મારે ખરી ને અમારા વાસ કોકડા ભાડાના પેન્ડલો લે છે ને એ બી લૂંટી લે છે। એ 8 નંબરવાળી ઓફિસવાળા કરે છે, સુધરેવાળા કરે છે। હવે એમ કહે છે કે તમારો ऑर्डर ऊपर से आवशे तो तमने बेसवा देशू के ત્યાં સુધી તમને બેસવા नहीं देंगे। गुजरात विधानसभा उपचुनाव का प्रचार कर रहे गुजरात कांग्रेस प्रभारी राजीव सातव ने भारतीय जनता पार्टी पर फिर एक बार खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं। करजण विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव सातव आज वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे और वो शाम को कांग्रेस के प्रत्याशी किरीट सिंह जाडेजा के लिए प्रचार करेंगे। इस दौरान वडोदरा एयरपोर्ट पर उन्होंने गुजरात की सभी 8 विधानसभा बैठकों पर कांग्रेस की जीत निश्चित होने का दावा किया। पेटा चुनाव गुजरात में होने जा रही है। 5 साल के लिए जो धारासभ्य गुजरात की जनता ने चुनकर दिया था, उसको बीजेपी द्वारा खरीदने की कोशिश हुई, पैसे देने की कोशिश हुई और उसके वजह से 5 साल का टेन्योर 2-2.5 साल में ख़त्म। जनता के खिलाफ, जनता के मैंडेट के खिलाफ की ये बात रही और इसलिए जनता के अदालत में ये 8 पेटा चुनाव बीजेपी द्वारा ला दी गई है। 8 के 8 सीट पे हम पूरी तरह से, जिस प्रकार से हमारी तैयारी है, हम 8 के 8 सीट जीतने की दिशा में जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ का माहौल बना है। खास तौर से गुजरात में तो पिछले 25 साल में गुजरात के विकास में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हुई है और वही सब जगह देखने के लिए आया है। पेटा चुनाव में कांग्रेस की जीत। सर, वडोदरा में जिस तरह से डिप्टी सीएम पर जूता फेंका गया, सूरत में अंडे फेंके गए, दोनों में कांग्रेस के कार्यकर आए हैं सामने। मुख्यमंत्री का यह कहना है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 25 साल से गुजरात की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है। 25 साल से आप लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से खराब हुआ है, गुजरात में आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हुआ है, इसका एक एग्जाम्पल है। जो मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री का बचाव ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को क्या पद पर बने रहने का अधिकार है? वैसे भी अब बहुत कम दिन बचे हैं विजय रूपानी साहब के, क्योंकि आपको तो पता है कि भाऊ और भाई की लड़ाई में हमारे काका परेशान होते जा रहे हैं और इसलिए बहुत क्लियर बात है कि लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने में रूपानी सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। आम लोगों को राहत देने में फेल हुई है और गुजरात की जनता इसका जवाब 3 तारीख को वोटिंग में देगी।
क्या ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस पैसों के दमखम पर चुनाव लड़ रही है? पैसे का और कांग्रेस का दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं है। मुद्दा यह है कि कांग्रेस के साथ गुजरात की जनता 2017 में भी थी, कांग्रेस के साथ गुजरात की जनता 2020 में भी है और कांग्रेस गुजरात में 2022 को सरकार बनाने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान हो रहा है। सुबह से ही लोगों ने लंबी लंबी कतारों में लगकर वोटिंग तो किया, लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन देखा गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर सख्त सुरक्षा के बीच आज वोटिंग जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहे मतदान के दौरान औरंगाबाद जिले के ढीबरा इलाके से सुरक्षा बलों ने 2 इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण भी बरामद किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के इस पर्व में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखकर मतदान करने की सभी से अपील की, लेकिन यहां मतदाताओं की लंबी लंबी कतारों के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। कई मतदाता बिना मास्क के भी देखे गए। बिहार चुनाव में 71 सीटों पर 2 करोड़ से अधिक मतदाता 1066 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला कर रहे हैं, जो ईवीएम में कैद हो जाएगा। उम्मीदवारों में 8 मंत्री समेत 952 पुरुष और 114 महिला प्रत्याशी शामिल है। पहले चरण में जिन 8 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है, उनमें कृषि मंत्री प्रेम कुमार, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल, श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा, खनन मंत्री बृजकिशोर बिंद, परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला शामिल है। पहले चरण के चुनाव को लेकर राज्य के 2,14,84,787 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। गुजराती फिल्मों में राम लक्ष्मण की जोड़ी कहे जाने वाले कनोडिया बंधुओं का दुखद निधन हुआ है। उनकी अस्थियों को परिवार द्वारा चांदोद के त्रिवेणी संगम में विसर्जित किया गया। साथे जीवशु साथे मरशु और ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना जैसे गाने हमेशा से गाने वाले संगीतकार, गीतकार, अभिनेता महेश कनोडिया और नरेश कनोडिया का दुखद निधन हुआ है। बड़े भाई महेश कनोडिया के निधन के तीसरे दिन ही नरेश कनोडिया ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया और गुजराती फिल्म के गीत संगीत जगत को एक झटका दे दिया है। कल नरेश कनोडिया का अंतिम संस्कार किया गया और आज परिजन उनके अस्थि विसर्जन के लिए डभोई तीर्थधाम के चांदोद में त्रिवेणी संगम पहुंचे और अस्थियों का विसर्जन किया। गुजराती फिल्मों के मिलेनियम सुपरस्टार नरेश कनोडिया का चांदोद से पहले भी नाता रहा है। उन्होंने चांदोद के नर्मदा किनारे पर कई बार शूटिंग भी की है और कई बार वो धार्मिक विधि विधान के लिए भी चांदोद आए हैं और आज उनकी अस्थियां चांदोद के त्रिवेणी संगम में भारी मन के साथ विसर्जित की गई। इस दौरान उनके परिजन पिनाकिन कनोडिया, गौतम कनोडिया, दर्शन कनोडिया, प्रकाश कनोडिया समेत के रिश्तेदारों की उपस्थिति रही। राम लक्ष्मण नी जोड़ी तोड़ी सके ना कोई, आ दिल नीचे दिलदारी, आ दिल नीचे दिलदारी के झुकी तड़े ना कोई। राम लक्ष्मण नी जोड़ी बोली सके ना कोई, राम लक्ष्मण नी जोड़ी बोली सके ना कोई। આજે અમે અસ્થિ વિસર્જન કરવા આવ્યા છીએ આ ભૂમિમાં અને અમે બધા અમારા ભાઈઓ બધા એમના ભત્રીજાઓ અમે છીએ। પિનાકીનભાઈ કનોડિયા, હું ગૌતમ કનોડિયા, પ્રકાશ કનોડિયા, દર્શન કનોડિયા અને બીજા અમારા છે શાંતુભાઈ અહીંયા બરોડાના, એ પણ છે અમારી સાથે બધા। આ ચાંદોદર ભૂમિ પવિત્ર છે અને અહીંયા ત્રિવેણી સંગમનું આ છે અને અહીંયા બે ભાઈનું અમારા કાકા બાપાનું અહીંયા એટલો યોગદાન આપેલું છે અને અહીંયા ઘણા બધા પિક્ચરોના અમે પણ શૂટિંગ કરેલા છીએ અને એની યાદ અત્યારે પણ અમને આવે છે અને અમે અહીંયા શૂટિંગ કરતા હતા। મીનાક્ષી હિરોઈનને અમે અહીંયા ગીત અહીંયા પણ કર્યું હતું। અમે બાપા અમે બધા સાથે જ હતા અને એની યાદ અમને બહુ જ અહીંયા આવી એટલે અમે અહીંયા આવ્યા છીએ ત્રિવેણી સંગમમાં। એટલે એમની યાદ અહીંયા જ રહે અને એવી રીતે અમે કહીએ છીએ। અને આ રામ લક્ષ્મણની જોડી આખા વિશ્વની ભરની અંદર લોકોને ખબર પડી ગઈ કે ના કે સાચા રામ ને લક્ષ્મણ હતા, જેને આપણે જોયા નથી પણ અત્યારે આ મહેશ તરસને જોયા છે, એ આપણા સાચા રામ હતા।
અને અમારો કનોડિયા પરિવાર અને અમને ઘણીવાર આ બધું અહીંનું યાદ આવે છે અને ઘણા આ શૂટિંગો પણ કર્યા છે અને અહીંના વિસ્તારમાં જ પોતે ધારાસભ્ય પણ રહી ચૂકેલા છીએ અને આવી રીતે એટલા માટે અમે અહીંયા નક્કી કર્યું કે ત્રિવેણી સંગમે જઈને અને એમને આવી રીતે પ્રાર્થના અને પ્રભુને એમની આત્માને શાંતિ આપે। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 की मियाद खत्म होने पर अनलॉक 5 की गाइडलाइंस को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को फिर से अनलॉक 5 की गाइडलाइन को बढ़ा दिया है। ये गाइडलाइन पिछले महीने 30 नवंबर तक के लिए जारी की गई थी, जिसमें कोई नए बदलाव इस बार नहीं हुए हैं। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होगा। नई गाइडलाइंस में लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन का पालन करने और कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन को 30 नवंबर तक आगे बढ़ाया है। इस दौरान देश में तमाम सेवाओं को बहाल किया गया है, लेकिन फिर भी त्योहारों में कोरोना संक्रमण से बचने का हर संभव प्रयास हर किसी को करना ही होगा, तभी हम इस महामारी से जल्द निजात पा सकेंगे। वडोदरा में आज बुधवार को 95 नए कोरोना केस के साथ 14,783 मामले अब तक टोटल दर्ज हो चुके हैं। शहर में आज बुधवार को दर्ज 95 कोरोना केस के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 14,783 पर पहुंच गया है। 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,384 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 3,289 सैंपल नेगेटिव आए हैं। कोरोना से शहर में अब तक 210 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,496 मरीजों का फिलहाल इलाज जारी है। 1,275 मरीज स्टेबल है, 157 मरीज ऑक्सीजन पर है, जबकि 46 मरीज वेंटिलेटर पे है। आज 120 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 13,077 हो गई है। VNM न्यूज में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। हम ले रहे छोटा सा विराम, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए खबरें VNM न्यूज में। श्रीराम एकेडमी 10th या 12th के बाद डिफेंस सर्विस क्षेत्र से जुड़ने के लिए भरोसेमंद नाम, जहां डिफेंस में चुने जाने की तैयारी के लिए नहीं देनी पड़ती है बड़ी बड़ी फीस। श्रीराम एकेडमी 2015 से करवाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, SSC, कांस्टेबल, GPSC एग्जाम की तैयारी। ट्रेनिंग के बाद आप डिफेंस और सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं भर्ती। श्रीराम एकेडमी के 1300 से ज्यादा स्टूडेंट का अब तक हुआ है सिलेक्शन। एयरफोर्स, नेवी, NDA, आर्मी की गारंटी बैच के लिए श्रीराम एकेडमी का स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट 11 नवंबर को। जुड़े श्रीराम एकेडमी से और देश की सेवा के साथ बनाए अपना करियर। कॉन्टैक्ट 7698813222 7490042988। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के जरिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको
और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। पारुल यूनिवर्सिटी। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर क्रूज बोट का भी लोकार्पण करेंगे, जो सैलानियों में आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता क्रूज बोट का भी लोकार्पण करने वाले हैं। इस लोकार्पण को लेकर क्रूज बोट को सुंदर रूप से सजा दिया गया है। क्रूज बोट के जरिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का रात्रि का सुंदर नजारा सैलानियों को दिखाया जाएगा। गोवा की तर्ज पर एकता क्रूज बोट सैलानियों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के इलाकों की सैर करवाएगी। इस दौरान 6 किलोमीटर की क्रूज बोट की यात्रा में आदिवासी गीत, संगीत और खाने पीने की व्यवस्था भी सैलानियों के मनोरंजन के लिए की गई है। फिलहाल कोरोना महामारी की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए 202 सैलानियों की कैपेसिटी वाली क्रूज बोट में सिर्फ 100 यात्रियों को सफर करवाया जाएगा। ये क्रूज बोट सैलानियों में आकर्षण का बड़ा केंद्र बन सकती है। गोवा की एक निजी एजेंसी द्वारा ही बोट का संचालन किया जाएगा। खोडियार नगर 4 रास्ता से पंचम इलाइ तक पानी की पाइपलाइन में रिसाव का मुद्दा लेकर वीएमसी कार्यालय पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकरों ने अधिकारी के नहीं मिलने पर रोष प्रकट किया। वडोदरा शहर के कई इलाकों में लोगों को सुचारू जल आपूर्ति नहीं की जाती है। वहीं कई इलाकों में पुरानी पाइपलाइनें टूट जाने से लाखों गैलन पानी बहकर बर्बाद हो जाता है। ऐसी ही एक समस्या लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शहर अध्यक्ष प्रतिमा पटेल की अगुवाई में वडोदरा महानगर पालिका के कार्यालय पहुंचे, लेकिन यहां उन्हें कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकरों में रोष देखा गया। આજે અમે ખોડિયારનગર વહીવટી વોર્ડ નંબર 2 વિસ્તારની અંદર ઘણા દિવસથી હજારોની લીટરમાં પાણી વેડફાટ થઈ રહ્યો છે। અનેકવાર વારંવાર રજૂઆત કરી છે। ફાઇલ એ લાઇન બદલવાની કમિશનરશ્રી પાસે છે, તે છતાં પણ એની પર કામ નથી થઈ રહ્યું અને પાણીનો વેડફાટ થઈ રહ્યો છે હજારો લીટરનો। એ જગ્યાએ ત્યાંના નાગરિક વિસ્તાર લોકોને પાણી નથી મળતું પૂરું, અને અમે આજે એના માટે આવેદન આપવા આવ્યા છીએ। અને ગઈકાલે પણ યોગેશ વસાવા સાથે, પરમ દિવસે રવિભાઈ સર પંડ્યા સાથે મારે વાત થઈ। એમણે અમને આશ્વાસન આપી 2 દિવસની અંદર આ કાર્યવાહી કરીશું। ફરી પાછું રજૂઆત કરી, કાર્યવાહી થઈ નથી। અને અમે આજે રોજ કમિશનરશ્રીને આવેદન આપવા આવ્યા, એ પણ નહીં મળ્યા। ડેપ્યુટી શ્રી કમિશનરશ્રી પાસે આવ્યા, એક અડધી મિનિટ પણ અમે અહીં આવ્યા અને એ ઓફિસમાંથી નીકળી ગયા। તો અમને બિલકુલ આ યોગ્ય નથી લાગ્યું। અમે જ્યાં સુધી અમારું આવેદનપત્ર અહીંયા ડેપ્યુટી કમિશનર શ્રી સ્વીકારે નહીં ત્યાં સુધી અમે અહીંથી હટવાના નથી। भारत और चाइना के बीच सीमा पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब देश के नागरिक भी चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुएं अपना रहे हैं। सालों से चाइना प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते आ रहे भारतवासी अब आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ने के लिए स्वदेशी वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के भागरूप शहर के मुकेश गुप्ता ने गाय के गोबर से सुंदर डिजाइनर रंग बिरंगी दिए बनाए हैं, जो दिखने में सुंदर, आकर्षक और वजन में बिल्कुल हल्के हैं। मुकेश गुप्ता ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के साथ मिलकर दिवाली से पहले 1 करोड़ दिए बनाने का अभियान छेड़ दिया है। ये दिए शहर के नवनाथ मंदिर के अलावा द्वारका, सोमनाथ, अंबाजी मंदिर में भी दान दिए जाएंगे। मुहिम मेरी आत्मनिर्भर भारत है। हमारे भारत में जो अब तक गौ माता का जो वैल्यू नहीं था, गौ माता को समझते थे कि खाली वो दूध देने वाला ही पशु पक्षी है, ये जो है, तो वो दूध देने वाला नहीं, ये उसके गाय का जो गोबर है और गौमूत्र है, दोनों ही बहुत बहुमूल्य है। उस मुहिम को लेकर ये चालू किया है कि गाय के गोबर से एक टाइप की नहीं, 30 टाइप की, 50 टाइप की वस्तुएं बन सकती हैं, जो बहुत ही बहुमूल्य हैं। और कोरोना काल से ये हम बनाते चले आ रहे हैं। पहले राखी बनाई, गणपति, और इस समय हम जो वैदिक दिए बना रहे हैं पंचगव्य से, गाय के गोबर से, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बना रहे हैं, शुभ लाभ बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ बना रहे हैं, तोरण बना रहे हैं।
ये सब चीज़ गौ माता की गोबर से बनाई हुई हैं, पंचगव्य से बनाई हुई हैं। और दीपक को लेकर हमारा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के साथ में जो प्रण संकल्प हुआ है कि 1.25 करोड़ दीपक हम लोग पूरे भारत में प्रगटाएंगे, तो मेरे को लगता है 1.25 करोड़ तो अब तक पूरा हो चुका होगा। ये 10 करोड़ और 15 करोड़ के ऊपर पहुँचेगा। भारतवर्ष की जनता को पूरी तरीके से मालूम हो गया है कि गाय माता का महत्व क्या है। वो हमारी अभी तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान की ही नहीं, विश्व की माता हो जाएगी, जगत माता हो जाएगी वो। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के शासन अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए दिए गए 180 करोड़ के बजट के बजाय एनपीएसएस के सदस्यों द्वारा 188 करोड़ का बजट मंजूर किया गया। वडोदरा महानगर पालिका की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा करीबन 104 सरकारी स्कूलों को संचालित किया जाता है। इन स्कूलों के लिए शासन अधिकारी धर्मेंद्र चुड़ासमा ने 180 करोड़ का बजट दिया था, जिस पर समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह गोहिल की अगुवाई में एनपीएसएस के सदस्यों द्वारा समीक्षा की गई। 180 करोड़ के बजाय 188 करोड़ का बजट एनपीएसएस के सदस्यों द्वारा मंजूर किया गया है। वडोदरा नगर प्राथमिक शिक्षण समिति में આજરોજ વહીવટી તંત્રએ વર્ષ 2021-22નું કુલ 180 કરોડનું બજેટ એમણે રજૂ કર્યું। સમગ્ર સભાએ વડોદરા શહેરમાં કોર્પોરેશનનો વિસ્તાર વધવાને કારણે જે નવીન 16 શાળાઓનો સમાવેશ થયો છે, એ 16 શાળાઓના બાળકોનો સમાવેશ થયો છે। એ 16 શાળાઓમાં બાલવાડી અમારે શરૂ કરવાની બાકી છે। બાલવાડી શરૂ કરવી અને નવી શિક્ષણ નીતિ પ્રમાણે આધુનિક વેતી શિક્ષણ અપાય અને 16 ગામની શાળાઓમાં પણ દરેક શાળામાં સ્માર્ટ ક્લાસ બને એ રીતના અમે સમગ્ર સભાએ 8 કરોડનો વધારો કરીને 188 કરોડનું બજેટ આજે રજૂ કર્યું છે। ના, વિરોધ પક્ષ પણ જે એ એમને પણ આ વસ્તુ કે 16 નવીન શાળાઓ એડ થઈ છે એનાથી એ લોકો માહિતગાર છે અને એમને પણ બજેટમાં જે અમારી સાથે જે એ રહ્યા છે। नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा इलाके में सड़क का भूमि पूजन शराब से किए जाने पर कई सवाल उठे। गुजरात में शराबबंदी के बीच सार्वजनिक रूप से सड़क के भूमि पूजन के कार्यक्रम में देशी शराब का अभिषेक कर पूजा करने के मामले ने तूल पकड़ा। नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा इलाके में सड़क का भूमि पूजन करते वक्त वहां मौजूद सभी लोगों ने खाखर के पत्तों में देशी शराब लेकर शराब से भूमि का पूजन किया। इस मौके पर डेडियापाड़ा के बीटीपी विधायक महेश वसावा समेत के भाजपा के कई अग्रणी भी मौजूद थे। ऐसे में आदिवासी संस्कृति के मुताबिक पत्ते में शराब लेकर पूजा किए जाने पर विवाद देखा गया। जेतलपुर रोड पर फर्टिलिटी सेंटर में आईवीएफ एट होम का एक अनोखा कंसेप्ट शुरू किया गया है। पूरे गुजरात राज्य में पहली बार ऐसी पहल हो रही है। कोरोना महामारी के बीच लोगों का अस्पताल आना जाना असुरक्षित हो गया है। ऐसे में ओएसिस सेंटर द्वारा आईवीएफ एट होम कॉन्सेप्ट के साथ गर्भधारण की सुविधा महिलाओं को दी जाएगी, जिस पर विस्तृत जानकारी दी ओएसिस फर्टिलिटी सेंटर के क्लिनिकल हेड और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुषमा बख्शी ने। ओएसिस फर्टिलिटी एक तरह का नवीनतर अभिगम है, जिसमें आप सब जानते हैं कि आजकल कोरोना की वजह से हॉस्पिटल आना या घर से बाहर निकलना बहुत तकलीफ़ वाला काम हो गया है। और ट्रीटमेंट का भाग ऐसा है कि उसमें दर्दी को समय पर इंजेक्शन लेना पड़ता है, लेबोरेटरी टेस्ट करना पड़ता है, डॉक्टर के साथ बात भी करनी होती है। तो ऐसी सब चीज़ें हैं जो हम घर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। वो हमने इसका ये आईवी एट होम में उसके लिए निर्धारित एजेंसी के साथ हमने टाई अप करने के बाद जो लोग जो सीनियर नर्सिस है, जो टेक्निकली एक्सपर्ट है, वो लोग खुद घर जाके पेशेंट के साथ घर के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में उनको समय सर विदाउट चेंजिंग द प्रोटोकॉल और क्वालिटी ऑफ द सर्विस घर पे उनको सर्विसेज और सुविधाएं देंगे, और जिसकी वजह से पेशेंट का स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा, उनको असुविधा भी कम होएगी, हस्बैंड को या रिलेटिव को छुट्टी लेके यहाँ हॉस्पिटल आना नहीं पड़ेगा। और जो बहुत ज़रूरी है कि जब भी हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत है वो ही 2 या 3 बार वो लोग आएंगे और पूरा आईवीएफ प्रोसेस 3 या 4 विज़िट में हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बहुत नवीनतम प्रयोग है, दर्दियों के लिए अच्छा है, और मुझे आशा है कि बड़ौदा के और बड़ौदा के आजू बाजू के जो
इनफर्टिलिटी कपल्स है वो उसका पूरा फ़ायदा लेंगे, क्योंकि सेंटर ये सुविधा में कोई चार्जेस नहीं लेने वाला। इनफर्टिलिटी रेट कितनी देखी जाती है मेल फीमेल्स में? मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे 20 साल के मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि फ्रॉम 25% इट हैज़ गॉन अप टू 33%। फीमेल इनफर्टिलिटी 30% इज़ देयर, एंड बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के कारण की वजह से कुछ 32% इज़ इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ टू ऑफ देम। तो दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कोई चार्जेस में कोई फ़र्क है कि वो यहाँ पर आकर खुद करवाते हैं और IVF एट होम उसके चार्जेस में कोई फ़र्क है? नहीं, वही मैं कहना चाहती हूँ कि सेंटर अपनी ओर से ये जो सुविधाएं देंगे कि वीडियो वर्चुअल कॉल करेंगे या कंसल्टिंग करेंगे, उसके कोई चार्जेस सेंटर नहीं लेने वाला। लेकिन जो हमारी एजेंसी के नर्सिंग स्टाफ है वो जब जाएंगे तो उनके जो ट्रैवल का जो एक्सपेंस है, बिकॉज दे आर गिविंग सर्विसेज एट होम, तो दैट विल बी इन्फॉर्म टू द पेशेंट इन एडवांस। और अगर वो हाँ कहेंगे तभी वो लोग जाएंगे, तो दैट विल गो डायरेक्टली टू दोज पीपल ओनली। सेंटर इज़ नॉट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। इस कॉन्सेप्ट के साथ और कितनी क्लिनिक्स हैं, इनफर्टिलिटी सेंटर्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं? ये IVF एट होम का कॉन्सेप्ट फॉरेन कंट्रीज़ में तो है, लेकिन गुजरात में पहली बार है हमारी ओर से, और इंडिया में पहली बार ओएसिस फर्टिलिटी ये चालू कर रही है। देयर आर some 12 chains of the Oasis, so we are starting in almost all. Ours is the second center. Pune we have started. Now this is Baroda. जो सबसे मेन क्वेश्चन है कि आज IVF सेंटर्स बहुत खुल रहे हैं, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि इतने सारे IVF सेंटर्स आज खुले जा रहे हैं? देखो, ऐसी बात है कि पहले फर्टिलिटी को एक तरह का उसके लिए बात करना भी लोगों के लिए तकलीफ़ वाला था, और IVF की तो सोच ही नहीं होती थी। लेकिन जब ही साइंस इतना आगे बढ़ गया है और लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत के बिना कोई सर्विसेज टिक नहीं पाएगी, तो IVF की ज़रूरत है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए सुविधाएं और उसके सेंटर्स ज़्यादा होने ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पेशेंट्स विल हैव चॉइस कि उनको कहाँ करना है। पहले क्या था कि जैसे बड़ौदा में जब एक भी सेंटर नहीं था तो लोगों को बॉम्बे अहमदाबाद जाना पड़ता था, इट वॉज सो कम्बरसम। तो नाउ since the services are available right at Baroda, patients are comfortable taking the advantage of it. The quality has to be best. प्रेग्नेंट लेडीज़ को खास क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, खासकर कोविड के अभी जो समय हम लोग सब देख रहे हैं, तो उसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, साथ ही साथ जब उनकी डिलीवरी होती है उस टाइम पर क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं? मैं दोनों की बात करूंगी कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जो लोग जा रहे हैं उनको क्या केयर लेना चाहिए और प्रेगनेंसी में क्या केयर करना, क्योंकि हम लोग जो फर्टिलिटी के लिए जो कपल यहाँ आते हैं तो उनको सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग पूरा रखना है। जो कपल इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो उनको हम हमेशा बोलते हैं कि आपको मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करना है, क्योंकि यही हमारे लिए वैक्सीन है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड दे हैव टू अवॉइड ईटिंग आउट, दे हैव टू अवॉइड सोशल गैदरिंग्स। तो ये सब का अगर ध्यान रख लेते हैं, एंड देन व्हेन दे गेट प्रेग्नेंट, यू नो, ड्यूरिंग फर्टिलिटी ट्रीटमेंट वी गो फॉर देयर कोविड टेस्टिंग, और कोविड टेस्ट नेगेटिव है तभी हम लोग उसका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। अगर पॉजिटिव है तो वी बाय टाइम 1-2 महीने का गैप करने के बाद उनका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चालू करते हैं। जब भी प्रेगनेंसी रहती है तो ये लेडीज़ को हम हमेशा कहते हैं कि दो वी नो कि कोरोना वायरस वो मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र ज़्यादातर ऑलमोस्ट 99% नहीं होता है। आज तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया है कि प्रूव्स दैट कोरोना ट्रांसफर टू द बेबी। हार्डली 1 or 2 केसेस आर सीन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट स्टिल द प्रेगनेंसी में कोरोना होना वो दर्दी के लिए अनसेफ है, इसीलिए उनको घर पे रहना है और अनजान लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है, और पूरा घर उनका ध्यान रखे ऐसा कि उनको किसी के कांटेक्ट संसर्ग में ना आए।
जिसकी वजह से उनको कोरोना होने की संभावना जितनी हो सके उतनी कम हो जाए, ये ज़रूरी है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ या जो कंसीव करने वाली हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग प्रेग्नेंट होने वाले हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी, ख़ास करके हस्बैंड और वाइफ दोनों को, क्योंकि कोरोना प्रिवेंट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आए तब तक हमें कोरोना को प्रिवेंट ही करना है, क्योंकि एक बार कोरोना हो जाए फिर चीज़ें, उनकी कोई स्पेशल दवाइयाँ नहीं है, उनके लिए कोई ऐसी स्पेशल इंजेक्शंस नहीं है जिसकी वजह से कोरोना कंट्रोल में आ सके। तो प्रिवेंशन इज़ द ओनली थिंग इन आवर हैंड। और ऐसा मैं कहूँगी कि अगर जैसे मास्क पहना है सामने वाले लोगों ने और दोनों ने मास्क पहना है और 6 फीट का डिस्टेंस है, तो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना इज़ लेस देन 2%. सो दिस सिंपल केयर when they are undergoing fertility treatment is going to help them, and they are doing, करते हैं सब। एमएस यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में सिंडिकेट की बैठक से पहले एबीवीपी और एजीएसयू संगठन के छात्रों द्वारा सिंडिकेट सदस्यों को आवेदन देकर छात्रों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षण कराया गया। विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस में आज सिंडिकेट सदस्यों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक से पहले छात्र संगठनों ने विभिन्न मामलों पर छात्रों के हित में आवाज उठाते हुए छात्रों के हित में उचित कदम उठाए जाने की मांग की। यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस पर जब सिंडिकेट की बैठक होने को आई तो ऑल गुजरात स्टूडेंट यूनियन एजीएसयू के द्वारा आवेदन पत्र देके रजूआत करने में आई है कि अभी इस वर्ष के दौरान जो प्रथम वर्ष में विद्यार्थी आए हुए हैं जिन्होंने एडमिशन कॉमर्स फैकल्टी के अंदर लिया है, तो वो उन सभी का ऑनलाइन लेक्चर्स कॉमर्स फैकल्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो जिसमें फर्स्ट सेम में 6 विषय होते हैं, तो उसमें से 5 विषय के लेक्चर्स रेगुलर हो रहे हैं, परंतु जो एक विषय है उनका IES इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसका लेक्चर्स अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि उस विषय के शिक्षक की कोई भी बिल्डिंग पर नहीं है। कॉमर्स फैकल्टी के अंदर 3 बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग, गर्ल्स बिल्डिंग और यूनिट बिल्डिंग। तीन बिल्डिंग पर फैकल्टी के डीन द्वारा कोई भी टीचर्स अलॉट नहीं किए गए हैं। तो उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आज हेड ऑफिस पर सभी सिंडिकेट सदस्यों को आवेदन पत्र दिया गया है कि जल्द से जल्द टीचर्स अलॉट करवाएं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं उनको आगे जाके तकलीफ ना हो, क्योंकि आगे जाके सिर्फ यही होने वाला है कि कॉमर्स फैकल्टी के डीन के द्वारा कोई भी टीचर्स अलॉट कर दिया जाएगा पर टेम्पररी, और फिर उनका कोर्स फटाफट आगे चला जाएगा, जिस कारण की वजह से उनको जो पूरा मिलता हुआ ज्ञान है नहीं मिल पाएगा और अधूरा ज्ञान उनको मिलेगा। तो इस मुद्दे को लेकर आवेदन पत्र दिया और सिंडिकेट सदस्य ने हमने बाहेधरी भी दी है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द टीचर्स अलॉट करवा देंगे 3 बिल्डिंग पर। आज रोज एबीवीपीના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા સિન્ડિકેટની બેઠકમાં અમુક વિવિધ વિષયો, જેમ કે મુખ્ય વિષય કે રાણી લક્ષ્મીબાઈ આપણા વીરાંગના છે, તો આપણી યુનિવર્સિટીમાં 50%થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, તો એમના માટે રાણી લક્ષ્મીબાઈની પ્રતિમા પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવે ગર્લ્સ બિલ્ડિંગના ઉપર। અને બીજો મુખ્ય વિષય એ છે કે આપણી યુનિવર્સિટીમાંથી દર વર્ષે એમકોમ ગ્રેજ્યુએશન કરીને ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ નીકળતા હોય છે, તો એમને આગળ જઈને એમકોમ, MHRM, MM એડમિશન લેવાનું હોય છે, તો એ વિદ્યાર્થીઓને સીટ ઓછી હોવાથી બીજી કોલેજો અને યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લેવા જવું પડતું હોય છે। તો એબીવીપી દ્વારા એવી રજૂઆત કરવામાં આવે છે કે આપણી જ યુનિવર્સિટીના અંદર કેમ નહીં સીટો વધારવામાં આવે, તો વિદ્યાર્થીઓ ડાયરેક્ટ આપણી યુનિવર્સિટીમાં જ એડમિશન લઈ શકશે। વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દાઓ એક્ઝામ રિલેટેડ અથવા તો રિઝલ્ટ રિલેટેડ હોય છે જનરલી। અત્યારે પણ એવા જ મુદ્દાઓ લઈ અને વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ અથવા પ્રસ્તાવ મૂકે છે તો તેનો પણ નિર્ણય મોટાભાગે લેવાઈ જ ગયો છે કે તમામ તબક્કાની 3 તબક્કાની જે પરીક્ષાઓ લેવાઈ એ 3 તબક્કાની પરીક્ષાઓના રિઝલ્ટ ડિક્લેર થઈ ગયા છે। આજે સિન્ડિકેટની મિટિંગ છે અને હર્ષની લાગણી સાથે આપ સૌને હું કહું છું કે 3 તબક્કાના તમામ રિઝલ્ટ્સ ડિક્લેર થઈ ગયા છે। માત્ર જે સ્ક્રુટનીના અંડર છે અથવા તો અનફેર મીન્સ ની અંદર છે એટલા જ રિઝલ્ટ પેન્ડિંગ છે, બાકી આખી બધી જ રેગ્યુલર પરીક્ષાના રિઝલ્ટ્સ ડિક્લેર થઈ ગયા છે। आइए अब देखते हैं देश भर की और अपने वडोदरा शहर की खबरें फटाफट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में फिर एक बार चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार से अब लालटेन काल का अंधेरा छट चुका है। बिहार के गरीब और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को कौन पूरा कर सकता है? क्या बिहार को लूटने वाले ऐसा कर सकते हैं? जिन्होंने केवल अपने परिवार के बारे में सोचा और सभी के साथ अन्याय किया, वे बिहार की उम्मीदों को नहीं समझ सकते। केवल एनडीए ही ऐसा कर सकता है। एनडीए सरकार के प्रयासों के कारण बिहार ने असुविधा से सुविधा की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर, अपहरण उद्योग से अवसरों की ओर एक लंबा सफर तय किया है।
बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी ने बिहार में आज 2 रैलियां की। राहुल की पहली रैली पश्चिमी चंपारण में हुई। यहां उन्होंने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए थे और कहा था कि ये गन्ने का इलाका है, चीनी मिल चालू करूंगा और अगली बार आऊंगा तो यहाँ की चीनी चाय में मिलाकर पीऊंगा। चाय पी क्या आपके साथ। मुंबई महानगर पालिका ने 9 सितंबर को कंगना रनौत की पाली हिल स्थित ऑफिस को अवैध बताकर तोड़ दिया था। इस मामले में सूचना की अधिकार तहत लगाई गई अर्जी में खुलासा हुआ है कि कंगना के खिलाफ केस लड़ने के लिए बीएमसी अब तक वकीलों को 82 लाख रुपए का पेमेंट कर चुकी है। कंगना ने बुधवार को इस मामले ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मेरे घर में अवैध तरीके से की गई तोड़फोड़ के लिए अब तक 82 लाख रुपए खर्च किए हैं। एक लड़की को चढ़ाने के लिए पापा के पप्पू ने जनता के पैसे खर्च किए। महाराष्ट्र की यह स्थिति हो गई है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। आईपीएल के 13वें सीजन में 48वें मैच में बुधवार को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होंगी। मुंबई और बेंगलुरु दोनों की निगाहें इस मैच को जीतकर प्ले ऑफ में जगह पक्की करने पर है। चोटिल होने के कारण रोहित शर्मा लगातार तीसरी मैच से बाहर रह सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डिपार्टमेंट एनसीबी ने मंगलवार 28 अक्टूबर को दीपिका पादुकोण के मैनेजर करिश्मा प्रकाश के घर रेड मारी, जहां उन्हें ड्रग्स और सीबीडी ऑयल बरामद हुआ है। जिस वक्त ये रेड मारी गई उस वक्त करिश्मा अपने घर पर मौजूद नहीं थी, इसलिए उनके घर पर मौजूद बाकी लोगों की मौजूदगी में यह तलाशी ली गई, जहां से एनसीबी को कुछ मात्रा में चरस बरामद की हुई है। एनसीबी करिश्मा प्रकाश से पहले भी सुशांत सिंह राजपूत केस में दर्ज की गई एफआईआर पर पूछताछ कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के चुनावी माहौल में निशाना बनाने की साजिश का खुलासा हुआ है। प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़ी संस्था जस्टिस फॉर सिख के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा प्रधानमंत्री के चुनावी सभाओं सहित अन्य कार्यक्रमों के दौरान उनके खिलाफ अशोभनीय हरकत की योजना बनाई गई है, जिससे संगठन की इस हरकत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो सके। इसकी आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं और बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली तमाम चुनावी जनसभाओं के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पहले से और भी ज्यादा मजबूत और चाकचौबंद कर दी गई है। गिरनार टेम्पल रोपवे का किराया बहुत ज्यादा होने की वजह से लोग उसका इस्तेमाल करने से कतरा रहे हैं। ऐसे में रोपवे का संचालन करने वाली उषा ब्रेको कंपनी ने टिकट में जीएसटी के 18% की कटौती की है, यानी 126 रुपए की रियायत एक टिकट पर दी गई है। अब 700 की बजाय 574 चुकाने होंगे, लेकिन फिर भी इस रोपवे का किराया पावागढ़ रोपवे से 5 गुना ज्यादा है। करजन को 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। ऐसे में सोमवार को करजन में चुनाव प्रचार के लिए आए उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल पर चप्पल फेंका गया। इस मामले पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर रश्मिन पटेल को गिरफ्तार किया है और कानूनी कार्यवाही की है। सौराष्ट्र में दारी गढ़ड़ा और मोरबी विधानसभा की बैठक पर चुनाव प्रचार करने गए नेताओं को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विकास के अभाव में लोग चुनाव प्रचार करने से रोक रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गोधरा के पिलोल रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा सफाई कर्मचारी महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस मामले शिकायत के आधार पर स्टेशन मास्टर राजेंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का कोविड टेस्ट नेगेटिव आने पर उस पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। भरूच जिले के झगड़िया के यमुना देव निकट सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हुई है, जबकि एक पुरुष घायल हुआ है। इस घटना को अंजाम देने वाले बेकाबू डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। हिट एंड रन केस की यह घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर उमड़ पड़े थे। वहां स्पीड ब्रेकर लगाए जाने की मांग करते हुए चक्का जाम किया गया। मौके पर स्थित मंदिर का सीसीटीवी कैमरा बंद होने से आक्रोशित लोगों ने पुजारी की भी पिटाई की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले पर काबू पाया।
गोधरा में एसी के स्पेयर पार्ट्स बेचने के नाम पर ठगी मामले अहमदाबाद के जालसाज गिरफ्तार हुआ है। गोधरा साइबर क्राइम टीम ने सफी कासिम उमर नामक जालसाज को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। इस शख्स ने एसी कॉपर पाइप खरीदने के नाम पर ऑनलाइन पैसे लेकर जालसाजी को अंजाम दिया था। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी अभी तक की खबरें। अगर आप वीएनएम की पल पल की जानकारी पाना चाहते हैं, खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।